हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेविटॉन। आज अब हम इस लेक्चर के अंदर जो पिछले लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके आगे के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, उसी लेक्चर में आगे का जो लेक्चर है उसी के आगे के जो क्वेश्चन है उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, यदि एक निकाय का आयतन घट रहा है तब निकाय द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि अगर जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सपोज इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम क्या है, V2 है, और वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब V1 ज़्यादा है V2 से, तो जो वर्क डन है वो कैसा होगा। तो देखो, जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, P डेल्टा V। P डेल्टा V कितना है, V2 माइनस V1, और V1 बड़ा है V2 छोटा है, तो छोटे में से बड़ा घटेगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। अर्थात किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो जो 16 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की, और क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि एक सम गैस के समतापी प्रसार में आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, आंतरिक ऊर्जा घटती है, आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, और अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा घटती है। बोल रहा है प्रक्रम कैसा है, समतापी प्रक्रम है। तो देखो, समतापी प्रक्रम यानी कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब इंटरनल एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है मतलब डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का भी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आंतरिक ऊर्जा नियत है, और आंतरिक ऊर्जा नियत है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ रहा है समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य होगा, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो, W इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन P dV। तो देखो, P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, nRT अपॉन V dV। इनिशियल वॉल्यूम V1 ले लिया, फाइनल वॉल्यूम V2, तो W इज इक्वल टू NR हमने बार ले लिया, nRT अंदर क्या बचा, dV अपॉन V का इंटीग्रेशन, लिमिट है हमारी V1 टू V2। अब देखो, nRT और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log v, बेस में क्या रहेगा e, इधर V2 इधर V1। तो इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, nRT log पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, और इसको और आगे सोल्व करेंगे W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, nRT log बेस में e V2 अपॉन V1। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी जो है 18 क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है एक समतापी प्रक्रम में गैस का दाब क्या है, P है। तो पूछ रहा है गैस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ये वॉल्यूम इलास्टिसिटी कांस्टेंट क्या होगा। तो देखिए, बोल रहा है एक समतापी प्रक्रम में गैस का दाब कितना है, दाब बोल रहा है P है। आपसे पूछ रहा है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है। तो अब देखो, हम आगे देखते हैं। हमें पता है समतापी प्रक्रम की जो अवस्था समीकरण है, अवस्था समीकरण क्या कहती है समतापी प्रक्रम की, पी वी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। पी को कांस्टेंट, वी का क्या हो गया डीवी, वी को कांस्टेंट, पी का क्या हो गया डीपी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो। तो वी एक बार पी को छोड़ना है, वी को डिफरेंशिएट करना है, फिर वी को छोड़ना है, पी को डिफरेंशिएट करना है। तो देखो, यूवी मेथड लगा दिया। अब देखिए पी डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का वी डी पी। तो यहाँ से आप देखोगे P इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का V डी पी अपॉन डी वी, और जो ऊपर जो V है उसको मैं इस तरीके से नीचे डिवाइड में भेज सकता हूँ, डी वी अपॉन वी लिख सकता हूँ उसको। और ये जो फॉर्मूला है
ये किसका फॉर्मूला है? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का। तो जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता गुणांक है वो किसके बराबर आ गया? आरोपित दाब के बराबर। तो समतापी प्रक्रम में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किसके बराबर होता है? आरोपित दाब के बराबर होगा, यानी कि P। अब जो हमारा आगे का क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि सामान्य दाब पर समतापी प्रक्रम हेतु आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा? सामान्य दाब पर समतापी प्रक्रम में तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा? तो अभी हमने देखा कि जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो आरोपित दाब के बराबर होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किसके बराबर होता है? निकाय के दाब के बराबर होता है। और निकाय का जो दाब है, सामान्य दाब है, और सामान्य दाब पे जो सामान्य दाब कितना होता है भाई? सामान्य दाब पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब, उसका मान क्या होता है? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो है हमारी प्रॉब्लम नंबर हो गई 20। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है 21 नंबर पे, तो वो देखते हैं। बोल रहा है समतापी परिवर्तन हेतु आदर्श गैस द्वारा किस नियम का पालन किया जाता है? ये बॉयल के नियम का पालन करती है, चार्ल्स के नियम का पालन करती है, गैलुसाक के नियम का पालन करती है, या कोई सा भी नहीं? तो देखो, जो समतापी प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम की जो अवस्था समीकरण है, हमें पता है वो क्या होती है? पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ? पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और हमें पता है ये किसका नियम है? बॉयल का नियम है, ये बॉयल्स लॉ है। तो समतापी प्रक्रम है वो किस नियम का पालन करता है? बॉयल के नियम का पालन करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है समतापी प्रक्रम हेतु जो 4 कथन दिए हुए हैं उनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो पहला कहता है समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। दूसरा कथन वो ये कहता है कि आंतरिक ऊर्जा है वो नियत रहती है। तीसरा कथन ये है कि डेल्टा क्यू जो है वो 0 होता है, अर्थात ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता, हीट का एक्सचेंज नहीं होता। और ऑप्शन डी जो है वो है नन, ये ए एंड बी बोथ, दोनों सही है। ए एंड बी बोथ आर ट्रू, दोनों सही है। अब आपसे पूछ रहा है, सवाल ढंग से पढ़े कि समतापी प्रक्रम में तो गलत कथन कौन सा है? तो देखो T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो सही बात है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी समतापी प्रक्रम, ये भी सही बात है। और हमसे पूछ क्या रहा है? गलत बात कौन सी है? गलत बात ये कि समतापी प्रक्रम में डेल्टा क्यू क्या होता है? 0 होता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। समतापी प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान होगा तभी तो वो समतापी प्रक्रम बना रहेगा। अगर आदान प्रदान नहीं होगा तो वो रुद्धोष्म प्रक्रम बन जाएगा। तो जो हमारी क्वेश्चन नंबर 22 है उसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में बोल रहा है कि दो आदर्श गैसें हैं, सॉरी एक आदर्श गैस ए है और दूसरी वास्तविक गैस, देयर इज ए आइडियल गैस ए और दूसरी है हमारी कौन सी? रियल गैस बी। एक तो आइडियल है एक रियल है, दोनों को समतापी प्रक्रम से इनको प्रसारित किया जाता है। आयतन V1 से V से बढ़ाकर क्या किया जाता है? 2V किया जाता है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? दोनों का आयतन क्या किया जाता है? 2 गुना कर दिया जाता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? तो देखो ऑप्शन ए क्या कहता है? ए एंड बी के लिए सेम होगा, समान होगा। ऑप्शन बी क्या कहता है? 0 होगा दोनों के लिए। किनके लिए? दोनों के लिए। सी कहता है बी का ए से अधिक होगा परिवर्तन, और ऑप्शन डी जो है वो कहता है ए का बी से परिवर्तन अधिक होगा। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? तो देखो सबसे पहले एक ही बात दिमाग में आती है सर, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट मतलब डेल्टा यू क्या होगा? 0 होगा। ये बात दिमाग में आती है, पर यह बात तब लागू होती है जब गैस कौन सी हो? आइडियल हो। रियल गैस के लिए क्या होगा? जब आप समतापीय प्रसार से उसको प्रसारित करोगे तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में जरूर परिवर्तन होगा। तो बी में तो परिवर्तन होगा, ए में नहीं होगा, अर्थात बी का ए से अधिक परिवर्तन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है समतापी प्रक्रम की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? समतापी प्रक्रम की विशिष्ट ऊष्मा। तो
तो देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, जहाँ एस क्या है, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, डेल्टा क्यू अपॉन एम टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो, यानी कि स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी हमारी, अनंत हो जाएगी। समतापी प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अनंत होती है। स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल प्रोसेस में इन्फिनिटी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 25 कहता है समतापी प्रक्रम हेतु प्रयुक्त जो पात्र है वो किसका होना चाहिए। समतापी प्रक्रम के लिए जो प्रयुक्त पात्र है वो किसका होना चाहिए, तांबे का, ऑप्शन बी कांच का, सी लकड़ी का, और डी कपड़े का। तो जो निकाय है उसमें समतापी प्रक्रम में के लिए प्रयुक्त पात्र जो है वो निकाय जो है पात्र किसका बनाना चाहिए। देखो समतापी प्रक्रम के लिए सबसे जरूरी क्या है, ऊष्मा का आदान प्रदान होना चाहिए। ऊष्मा का आदान प्रदान होना चाहिए, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है किसकी, समतापी प्रक्रम की। और इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जिससे ऊष्मा का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है, वो कौन सा, हमारा ऑप्शन ए तांबे का। अर्थात समतापी प्रक्रम हेतु जो पात्र जो है वो किसका बना होना चाहिए, तांबे का बना होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 जो है, 26 में आपसे पूछ रहा है कि एक समतापी प्रक्रिया में एक आदर्श गैस का आयतन घटकर आधा रह जाता है, तब कहा जा सकता है एक समतापी प्रक्रम है और आयतन घटकर आधा हो जाता है। प्रारंभिक आयतन V है और अंतिम आयतन क्या है, V/2। तो जो वर्क डन है वो कैसा होगा, तो देखो W = nRT log बेस में E V2 अपॉन V1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे nRT log बेस में E V2 कितना है, V/2, V1 कितना है, V से V गया 1/2, 2 ऊपर गया, 2 की पावर क्या हो गई, -1। तो log बेस में E 2 to the power -1, और ये जो -1 है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो माइनस का nRT log बेस में E और 2। तो जो वर्क डन है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव। वर्क डन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो वर्क डन कैसा होगा, समतापी प्रक्रम में नेगेटिव होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसमें वो ये बोल रहा है कि एक गैस है जिसका प्रारंभिक दाब P और आयतन V है, अचानक से उसका जो आयतन है वो प्रारंभिक आयतन का 1/8 गुना कर दिया जाता है। तो दाब कितना होगा यदि गामा 5/3 हो। गामा कितना दे रहा है, 5/3 दे रहा है। तो P2 कितना होगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो देखो हमें इसके लिए पता है कि जो ये देखो मोनोएटॉमिक है और गामा दे दिया, मतलब ये रुद्धोष्म प्रक्रम की बात कर रहा है, मतलब PV की पावर गामा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। तो देखो P1 बटा P2 इज इक्वल टू V2 बटा V1 की पावर क्या है, गामा। P1 P है, P2 हमें निकालना है। और यहाँ से देख सकते हैं, देखो V2 कितना है, V/8, V1 कितना है, V की पावर 5/3, V से V गया। और तो यहाँ पे क्या बचा, देखो P/P2 इज इक्वल टू 1/8 की पावर 5/3, जो कि किसके इक्वल है, 1/32 के। तो जो P2 है वो किसके इक्वल आ रहा है, 32P, यानी कि जो दाब है प्रारंभिक दाब का क्या हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा। अब बात करते हैं 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 के। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एक आदर्श गैस है जिसका गामा क्या गिवन है, 7/5। ठीक है, एक आदर्श गैस का गामा 7/5 है। इसका प्रारंभिक दाब P और घनत्व D है, बाद में इसका दाब P' और घनत्व D' हो जाता है। बोल रहा है अगर D'/D 32 है तो बताओ P'/P क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, देखिए PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और हमें पता है वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, P/D की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या क्या बोल सकता हूँ, P जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D टू द पावर गामा, यानी कि P'/P इज इक्वल टू D'/D की पावर गामा। और D'/D कितना है, 32 की पावर कितनी है, 7/5। सोल्व करो, P'/P आ जाएगा 2 टू द पावर 7, यानी कि 128। तो ऑप्शन सी जो है 28 का वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एक आदर्श गैस को 27 डिग्री सेल्सियस पर रुद्धोष्म संपीड़ित किया जाता है और उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 8/27 गुना हो जाता है। यदि गामा 5/3 है तो ताप में वृद्धि ज्ञात करो। देखो गामा कितना दे रहा है? 5/3। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। और जो आयतन है वो प्रारंभिक आयतन का 8/27 हो जाता है। प्रारंभिक आयतन V है तो जो V2 है वो कितना हो जाएगा? 8V/27। आपसे पूछ क्या रहा है? डेल्टा T। तो इससे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? T2। तो देखो जो आइडियल रुद्धोष्म प्रक्रम की जो अवस्था समीकरण है वो क्या होती है? PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। जब इसको टेम्परेचर के पदों में लिखेंगे P की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? nRT/V इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से आएगा T इंटू वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो T1 इंटू V1 की पावर गामा कितना है? गामा कितना गिवन है हमें इस क्वेश्चन के लिए? 5/3। 5/3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2/3। और T2 इंटू V2 की पावर भी क्या हो जाएगी? 2/3। तो T1 देखो हमें कितना गिवन है? 300। V1 कितना? V की पावर 2/3। T2 हमें फाइंड करना है और V2 जो है हमारा वो कितना है? 8V/27 की पावर 2/3। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे T2 इंटू 2V की पावर 2/3/3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9। और जब आप इसको सोल्व कर देंगे आपका जो T2 है वो आ जाएगा 675 केल्विन। डेल्टा T कितना हो गया? डेल्टा T क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 675 माइनस 300 यानी कि 375 केल्विन। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर, जो कि है हमारा बी ऑप्शन 29 का। अब हम आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? दो एक समान गैसों का प्रसार समतापीय प्रसार से होता है एक बार तो, और दूसरी बार होता है रुद्धोष्म से। अब आपसे पूछ रहा है कि किसमें वर्क डन ज्यादा होगा। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान रखें। जब भी प्रसार होता है समतापी प्रक्रम का वक्र तो बनता है कहाँ? ऊपर की ओर। और जो रुद्धोष्म है उसका वक्र कहाँ बनता है? नीचे की ओर। कौन सा वक्र? पीवी वक्र। तो जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन है, वर्क डन क्या होता है? पीवी आरेख के साथ जो घेरा गया क्षेत्रफल होता है वही वर्क डन को बताता है। हम देख सकते हैं कि किसके लिए क्षेत्रफल ज्यादा है, इस रुद्धोष्म के लिए ज्यादा है कि समतापी के लिए जाता है? समतापी के लिए जाता है। तो इसलिए हम क्या बोल देंगे? वर्क डन जो है वो समतापी के लिए क्या होगा? अधिक होगा, और रुद्धोष्म के लिए प्रसार में क्या होगा? कम होगा। तो समतापी रीति में वर्क डन क्या होगा? अधिक होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा होगा। थैंक यू वेरी मच। और हमें इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनमें इसी तरीके से आपके साथ और अच्छे क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे अलग अलग टॉपिक पे। आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए और रोज़ नए अपडेट, नए क्वेश्चंस पाते रहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। Thanks again. Don't forget to like, share and subscribe.